क्या आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि क्या एआई आपकी जॉब को खत्म कर देगा या एआई से आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो फ्रेशर्स हैं उनके दिमाग में तो यही है कि अब प्रिपरेशन करने की कोई ऐसी नीड नहीं है, अब तो एआई ही मार्केट के अंदर आ चुका है, अब वेब डेवलपमेंट सीखने की जरूरत नहीं है, वेब डेवलपमेंट का मार्केट फिनिश हो चुका है, अब तो हम एआई एमएल ही सीखेंगे। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं आपको टॉप 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। यदि आप ये 10 टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं या ये 10 टॉपिक्स आपको पहले से आता है तो एआई आपकी जॉब रिप्लेस नहीं करेगा। और यदि आप एक फ्रेशर हैं और यदि मार्केट के अंदर फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने वाला है और आपको 100% है कि 2025 में आपको जॉब मिलेगी। आपको एआई से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बताता हूं, जैसे आप एक वन स्टैक वेब डेवलपर हैं या फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं तो सबसे पहले क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं, कभी कभी तो ऐसे 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी मुझे मिलते हैं जिनको मैं पूछता हूं एक ही क्वेश्चन की प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा इन डेप्थ पता नहीं है। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर वो यही समझते हैं कि बस एक प्रोजेक्ट का फोल्डर्स बना लिया, उसके अंदर फाइल बना लिया और प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक डिजाइन पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट स्केलेबल होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर फोल्डर और एक प्रॉपर फाइल पैटर्न के अंदर प्रोजेक्ट को डेवलप करना होगा। जैसे मान लो आप एक मल्टी वेंडर बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको जितने भी मॉड्यूल्स हैं, यूजर्स मॉड्यूल्स को आपको सेपरेट रखना होगा, प्रोडक्ट्स को आपको सेपरेट रखना होगा, ऑर्डर्स को आपको सेपरेट रखना होगा, मतलब मॉड्यूल वाइज आपको अलग अलग वर्क सिनेरियो बनाना होगा। पहले तो आपको यूजर्स वाइज भी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एडमिन की पूरी एक्टिविटी आप अलग कर दो, ठीक है, यूजर्स की एक्टिविटी, और उसके अंदर के जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनको भी सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स और फाइल्स के थ्रू आप मैनेज करिए, ठीक है। प्रॉपर एक प्रोजेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट को देख करके किसी भी बंदे को समझ में आना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से डिजाइन किया गया है। यदि उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई मेंटेनेंस करना हो या बाद में फ्यूचर में उसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप आसानी से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है जावा स्क्रिप्ट एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ही प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, भले वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है, वो नोड जेएस भी यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि जहां पर वो नोड जेएस के सिंपल फीचर्स यूज करते हैं, वहां पर वो एसिंक का वेट का यूज नहीं करते हैं, प्रॉमिस का यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करने वाला हूं कि यदि आप एसिंक टास्क या लॉजिकल प्रोसेस यदि आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो 2025 के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट कहलाएगा, ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हैंडलिंग के बारे में आपको बहुत इन डेप्थ पता होना चाहिए। इवेंट लूप क्या होता है, किस तरीके से हम कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक हेल क्या होता है, इनके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास मल्टीपल फाइल अपलोड्स आप कर रहे हैं, मान लो आपका मल्टीपल फाइल अपलोड्स का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर आपको राइट्स करना है, ठीक है। तो वहां पर आपको एसिंक प्रोग्रामिंग का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहां पे आपको एसिंक्रोनस वे में कोई भी ऑपरेशंस करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवांस्ड रिएक्ट प्लस स्टेट मैनेजमेंट। यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो और मर्न स्टैक आप सीख रहे हैं तो फ्रंट एंड डेवलपर्स के अंदर मर्न स्टैक के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या है, रिएक्ट है। तो रिएक्ट का बेसिक तो सभी को पता होता है लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्ट पता होना चाहिए, मतलब आपको रिडक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रिडक्स टूल किट के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप ये ट्राई करिए कि आप अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह से रिडक्स के अंदर बनाइए, ठीक है। जैसे आप फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो रिडक्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से सिंक कर सकते हो, अपने कार्ट को, लॉगिन को, डिलीवरी को, ये सभी चीजें। जैसे आपको स्विगी या जोमेटो के एप्लीकेशंस जिस तरीके से बने हुए हैं उस तरीके के एप्लीकेशंस यदि आपको बनाना है तो वहां पर आपका नॉर्मल रिएक्ट से काम नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको रिडक्स का यूज करना ही पड़ेगा। स्टेट मैनेजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से आपको यूज करते आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। प्रीवियस लॉगिन के पहले का स्टेट क्या है, लॉगिन के बाद का स्टेट क्या है, ठीक है। ये सब चीजें, मतलब एक ही यूआई है, उसी यूआई के अंदर अलग अलग तरीके के कंटेंट आपको शो होते हैं अलग अलग तरीके के एक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मैनेज करते आना चाहिए। इसके
बाद नेक्स्ट पॉइंट है एपीआई डिजाइन। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे डेवलपर्स एपीआई डिजाइन तो करते हैं लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही नॉर्मल आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए एपीआई बनाते हैं। तो एपीआईज के लिए आपको एक प्रॉपर डिजाइन पैटर्न फॉलो करना होगा, आपको कंट्रोलर सेपरेट बनाना होगा, आपको मॉडल सेपरेट बनाना होगा, आपका राउटिंग है उसको आपको सेपरेट मैनेज करना होगा, सर्वर को आपको सेपरेट कॉन्फ़िगर करना होगा, जितने भी आपके सिक्योरिटी वाले फाइल्स हैं उनको आपको सेपरेटली डिफाइन करना होगा। यदि आप JWT या ओथ ऑथेंटिकेशन लगाते हैं तो जो सिक्योरिटी टोकन है उसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना होगा, इसको कॉन्फ़िग फाइल के अंदर सेपरेटली मैनेज करना होगा। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज करना होगा जहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं कि आपको यदि कोई कोर्स सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाना है और इसके लिए यदि आप कोई रेस्टफुल एप्लीकेशंस बना रहे हो, रेस्ट सर्विसेज बना रहे हो, तो रेस्टफुल एपीआई के लिए आपका जो पाथ है या जो राउटिंग है वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए। API/V1/courses इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हर एक HTTP मेथड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन होना चाहिए। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पे ग्राफ कीएल का यूज करना है तो वहां पे आप ग्राफ कीएल का यूज करिए। जहां पर आपको लगता है कि आपको रेस्ट, मतलब आपको अकेले रेस्ट से काम नहीं चलेगा, रेस्ट एंड ग्राफ कीएल इन दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है MongoDB और उसका एडवांस्ड यूज। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो MongoDB के अंदर नॉर्मल क्रेड ऑपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपको ज्वाइन लगाना है, ऑर्डर बाय लगाना है, ग्रुप बाय लगाना है, यदि आपको मल्टीपल कलेक्शंस के बीच में ज्वाइन ऑपरेशंस मैनेज करना है, आपको प्रोजेक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो वहां पर आप नहीं कर पाते हैं। तो अब आज के डेट में आपको इंडेक्सिंग कैसे करना है, ज्वाइंस कैसे लगाना है, एग्रीगेशन कैसे लगाना है, ये सब चीजों के लिए जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं MongoDB के, उनका आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो रियल टाइम की बात करें कि आपको ट्रेंडिंग पोस्ट ही शो करना है सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के अंदर, तो वहां पर आपको इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कंट्री, स्टेट, सिटी, इस टाइप का कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, इस टाइप का पर्टिकुलर एक कोरिलेशन बेस्ड यदि कोई कलेक्शंस है और उसके अंदर के डेटा को यदि आपको विजुअलाइज करना है, रिपोर्ट बनाना है, आपको एक पूरा डैशबोर्ड बनाना है जिसमें आपको अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले कराना है जो 4-4, 5-5 अलग अलग कलेक्शन से जनरेट होकर के आ रहे हैं। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स टास्क भी आपको करते आना चाहिए, खासतौर से MongoDB डेटाबेस के अंदर, और आपको इसके क्यूरीज का बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। अब एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, कोडिंग का तो उनको अच्छा खासा नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन उनको ऑथेंटिकेशन के बारे में पता नहीं होता कि किस तरीके से आपको JWT टोकन का यूज करना है, किस तरीके से सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज करना है, रोल बेस्ड एक्सेस कैसे आपको यूज करना है। तो आपको इसका बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एडमिन बनाते हो, तो एडमिन के अंदर का जो लॉगिन सिस्टम है उसके अंदर के जो डैशबोर्ड है उसके अंदर की जो फंक्शनलिटी वो आपको अलग मिलेगी। ठीक है, यूजर्स के अंदर की फंक्शनलिटी आपको अलग मिलेगी। किस तरीके से आपको क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर कैसे आप सिक्योरिटी मैनेज करोगे, थर्ड पार्टी लॉगिन यदि आपको ऐड करना है तो वो कैसे आप ऐड करोगे, लॉगिन विद गूगल या एक्स्ट्रा कोई भी पर्टिकुलर आपको सोशल मीडिया के थ्रू यदि आपको ऑथेंटिकेट कराना है तो वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई हॉस्पिटल बुकिंग एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको JWT के अंदर रोल ट्रैक चेक करना है, तो इसका एक इंप्लीमेंटेशन करते आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम JWT टोकन के थ्रू अलग अलग तरीके के रोल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर मैंने फ्रेशर्स खासतौर से देखे हैं जो एपीआई तो बनाते हैं लेकिन उनका एपीआई को यही पता नहीं होता कि प्राइवेट एपीआई क्या है, पब्लिक एपीआई क्या है, कौन से एपीआई पब्लिक एक्सेस के लिए बनाया गया है, वो सभी एपीआई को पब्लिक ही बना देते। तो ऐसा आपको इस तरीके का जो पर्टिकुलर नॉलेज है उसको आपको थोड़ा और अपग्रेड करना पड़ेगा। अब यदि आप एपीआई बना रहे हैं तो एपीआई के अंदर प्राइवेट एपीआई कैसे बनाना है, किस तरीके से एपीआई के अंदर आपको JWT के अंदर रिस्ट्रिक्शन देना है, वो सभी चीजें आपको प्रोवाइड करते आना चाहिए। अब बात करते हैं डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट की। अब आज के डेट में ऐसा नहीं है कि बस आपने प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया, डेवऑप्स टीम आपका डिप्लॉयमेंट करेगी। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में पता है, तो बोलते हैं कि नहीं हमारी डेवऑप्स की टीम इसको करती है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा डेवऑप्स जाकर के पढ़ो, ठीक है, कम से कम आप डेवऑप्स का 6 महीने का पूरा कोर्स करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डेवऑप्स के बारे में जो एटलीस्ट जो उसका फाउंडेशन है, ठीक है, उसका जो बेसिक इंप्लीमेंटेशन है, जैसे क्लाउड का फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए कि EC2 इंस्टेंस क्या होता है। मान लो मैं AWS की बात करूं तो उसके अंदर लेमडा क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीजों का एक बेसिक जो सर्विसेज है उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि आपको बोला जाए कि AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस के अंदर आपको Node.js के अंदर का पूरा API बनाना है और उसको यूज करना है, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या रहता है कि अब ये 2025 जो पर्टिकुलर आपका एरा है ये पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मल्टी स्किल्स पे बेस्ड है। तो आपको मल्टी स्किल्स आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में जितने भी कंपनी, मतलब क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन यही है कि जो डेवलपर्स है उसको सभी चीजों का नॉलेज हो। पता चला क्लाइंट्स ने आपसे कुछ डेवऑप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया और यदि आपको उसका नॉलेज नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी इंप्रेसिव नहीं होगी। इसलिए कंपनी ऐसे कैंडिडेट को सर्च कर रही है जिसको इन सभी स्किल्स का नॉलेज हो। और यदि आप ये चीजें अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है।
इसके बाद परफॉर्मेंस एंड एसईओ। अब इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कम, फ्रेशर्स को तो बहुत ही कम पता होता है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी थोड़ा बहुत पता होता है, कुछ को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता है। तो आपको अपने एप्लीकेशन का लोड टाइम कैसे बढ़ाना है, ठीक है, मेटा टैग्स को कैसे हमें यूज करना है, ठीक है, एसईओ कॉम्पेटिबिलिटी। जैसे आपने सुना होगा कि रिएक्ट जेएस से यदि आप कोई भी एप्लीकेशन, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन आप रिएक्ट से बनाते हो, वो इतना ज्यादा एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होता है। इसलिए अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां नेक्स्ट जेएस यूज कर रही हैं, जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये एप्लीकेशन का एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोई ब्लॉग है, किसी कंपनी की वेबसाइट है, अब किसी नॉर्मल कंपनी की वेबसाइट यदि आपने रिएक्ट में बना दिया तो वो कभी एसईओ फ्रेंडली हो ही नहीं। तो इसके लिए फिर आपको नेक्स्ट जेएस का यूज करना पड़ेगा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। एसएसआर क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूं, कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स बता रहा हूं, आपको इन डेप्थ खुद ही सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इन सब चीजों का यदि आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा तभी आप एआई को कंपीट कर सकते हो, तभी आप एआई को बीट कर सकते हो और कंपनी के अंदर आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। जो पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस में यदि आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो फ्रंट एंड में ही खुश हूँ, मुझे तो रिएक्ट ही अच्छे से आता है, नहीं मुझे जो ट्रेडिशनल आता है वही बहुत है, मैं इतना ही तो कर लूँ, क्या मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, क्या मैं ही सब कुछ पढ़ूंगा तो दूसरे क्या करेंगे, ये थिंकिंग आपको अपने दिमाग से हटानी होगी। अब जो है ना पूरी तरह से मल्टी स्किल्स का ही पूरा का पूरा जो एज है वो चल रहा है। यदि आप अपना ग्रूम करना चाहते हो, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो, तो ये पॉइंट्स आप डेफिनेटली नोट करिए और इसको डेफिनेटली पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशंस एंड बिजनेस लॉजिक। देखो आपका लॉजिक बिल्डिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्चुअली क्या रहता है कि आज के डेट में बहुत सारा जो काम आ रहा है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का आ रहा है। अब आपको अपने एप्लीकेशन में करना क्या है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो यही होता है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं चलता, जैसे मशीन टेस्ट में जाते हैं, अब उनको कोई टास्क दिया जाता है, उनको यही पता नहीं होता टास्क में करना क्या है, ठीक है, वो कम से कम आधे घंटे तक तो सोचते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से बिजनेस लॉजिक्स पता होना चाहिए कि किसी अलग अलग टाइप के आपको जो रियल टाइम एप्लीकेशन उनका स्टडी करिए, एसआरएस पढ़िए, एफआरएस पढ़िए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करिए, ठीक है। कम्युनिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको किसी भी टाइप का कुछ डाउट्स है और आपका कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, तो आप क्लाइंट से भी नहीं पूछ पाएंगे, इवन अपने टीममेट से भी नहीं पूछ पाएंगे, अपने मैनेजर से भी नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ इंटरव्यू निकालने के लिए अच्छा नहीं है, आप कंपनी में सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन बेटर है। क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन क्लाइंट है और आप मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के बारे में समझना है और क्लाइंट आपको पूरा प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे और क्लाइंट से कोई क्यूरीज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशंस एंड बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक मतलब आपका जो प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, इसका भी आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। यदि आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, आपके पास अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बग से रिलेटेड हो, जैसे किसी भी टाइप का कोई बग आ गया तो उस बग को कैसे सॉल्व करना है, इसका टेक्निक आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो कंपनी अलग अलग टाइप के, आपने देखा होगा कि लॉजिक्स बेस्ड प्रोग्राम पूछती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट लेती है, ठीक है। तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही रहता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएं, तभी आपका कंपनी के अंदर आज के डेट में सिलेक्शन होने की प्रायोरिटी ज्यादा है। क्योंकि कंपनी इंटरव्यू के अंदर ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है जिसमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होता है। जैसे आप इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग को यदि आपको सॉल्व करना है तो आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, डीएसए के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उसको रियल वे में इंप्लीमेंट करो, मतलब उसमें प्रोग्राम के थ्रू बनाओ। ऐसा नहीं सिर्फ एल्गो पढ़ लिया आपने, सिर्फ समझ लिया। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से यदि आप डेफिनेटली फॉलो करते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, तो आपको एआई से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो काम एआई नहीं कर पा रहा है वो काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 पॉइंट्स के अंदर जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको अभी एआई इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यदि आपको ये सभी चीजें आती है तो आप एआई के अंदर के जो एप्लीकेशंस है उनसे बेटर एप्लीकेशंस बना करके कंपनीज के अंदर बना सकते हो, ठीक है, या क्लाइंट इंटरव्यू के अंदर या कंपनी इंटरव्यू के अंदर अपने आप को शो कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो भी आपके नए चैलेंजेस हैं वो चीजें आपको सॉल्व करते आती है।